हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम अपने क्लास 10th की हिंदी ए यानी कि हमारा कोर्स जो ए है उसका सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई ने इशू किया है कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। इस बार उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, किस तरीके से कितने कितने मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या वर्ड लिमिट्स रहेंगी, कितने वर्ड लिमिट्स के अंदर देना है और किस फॉर्म में हमारे सामने आएंगे। हम ये सारी चीजें आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना। सबसे पहला हमारा आता है अपठित गद्यांश भी रहता है। तो सबसे पहले कुछ दिशा निर्देश रहते हैं कि कितने क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहला है, इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। 2 खंड यानी अ और बा, ठीक है। इसमें कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। खंड आ में जो है 9 वस्तुपरक प्रश्न मतलब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसमें सही ऑप्शन देख के टिक करना है। इस तरीके से आएगा। सभी प्रश्नों के उप प्रश्न दिए गए, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड 4 आपके पास में और क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के भी आंसर्स दिए हैं। इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए। खंड बा में कुल 8 वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। वर्णात्मक मतलब जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर लिखना है वर्ड लिमिट के अंदर, सपोज 50 to 60 वर्ड्स या 60 to 70 वर्ड्स, वो हम आपको बताते जाएंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग कि कितने मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे और उनकी वर्ड लिमिट हमारे पास में क्या रहेगी। फिर आता है, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंतरिक विकल्प मतलब हर प्रश्न के अपने कुछ विकल्प दिए गए, विकल्प मतलब ऑप्शंस दिए गए, हर क्वेश्चंस के अपने ऑप्शंस दिए गए, तो उन ऑप्शंस में से सही आपको टिक करना है। अब पहले क्या होता था, हमको आंसर ढूंढने होते थे और हमको लिखने होते थे, बनाने पड़ते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो अपना पैटर्न चेंज किया है, क्या किया उसको कि अब इन्होंने एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस दे दिए हैं। आपको क्वेश्चन दिया है, उसके ऑप्शंस दिए हैं और आपको उनमें से टिक मार्क करना है। टिक मार्क अब हम क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क नहीं कर सकते, सही ऑप्शन हमें अपनी उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट में हमको लिखना होता है। अब आते हैं, सबसे पहले हमारा खंड अ शुरू होता है। हमने बताया खंड आ और बा में हमारा डिवाइड है, तो पहला क्या आ रहा है हमारा खंड आ। खंड आ में हमारा क्या है, अपठित गद्यांश। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अपठित मतलब जो पढ़ा नहीं गया है, पठित होता है जो हमने पढ़ा है, हमारे सिलेबस में है वो सारी चीजें। अपठित मतलब जिसको हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। गद्यांश मतलब एक पैरा आपको दिया गया है, ये कहीं से भी आ सकता है आपके पास में, और इसको आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। जो कुछ के तो आंसर आपको उसी के अंदर दिए रहेंगे, लेकिन कुछ के आंसर आपको ढूंढ के निकालने पड़ेंगे उसके अंदर से। मतलब आपको पढ़ना है, फिर उनके मतलब को समझना है, फिर आपको इसका आंसर देना है। तो अब शुरू करते हैं। यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न संख्या 1 के दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों को लिख रहे हैं। देखिए इसमें आपके पास क्या है, 2 गद्यांश दिए गए हैं, ठीक है। वो ऑप्शन है आपके पास में कि आप दोनों में से कोई एक गद्यांश करिए, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइए। आपको जो इजी लगे आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अटेम्प्ट करते समय आप क्या करेंगे, आपकी कॉपी होती है, जो आपकी कॉपी होती है उसमें मिडिल में आप लिख दीजिए गद्यांश 1 या गद्यांश 2। जैसे आपने गद्यांश 1 अटेम्प्ट किया तो आप क्या करोगे, उस पे लिखोगे गद्यांश 1, और अगर आप उसमें ये गद्यांश ना अटेम्प्ट करके इसका दूसरा वाला अटेम्प्ट करते हो तो वहां पे क्या लिखोगे, गद्यांश 2। तो अभी सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, गद्यांश 1 कि गद्यांश 1 में क्या दिया। तो उत्तर पुस्तिका में आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, गद्यांश 1। फिर अब हम गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू करेंगे, आखिर इसमें लिखा क्या है। 19वीं शताब्दी से पहले मानव और पशु दोनों की आबादी भोजन की उपलब्धता तथा प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण सीमित रहती थी। यानी कि जब हमारी 19वीं शताब्दी के पहले की हम बात कर रहे हैं, अभी तो जैसे हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, तो हम 19वीं शताब्दी से पहले की बात कर रहे हैं। उसमें मानव और पशु दोनों की आबादी भोजन की उपलब्धता यानी कितना भोजन मिल रहा है,
इस पे तथा प्राकृतिक विपदा आप जो जितनी प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सारी चीज़ें जो के कारण सीमित रहती थी, मतलब ज़्यादा हमें इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं होता था। फिर कालांतर में जब औद्योगिक क्रांति के कारण मानव सभ्यता की समृद्धि में भारी वृद्धि हुई, तब उसके परिणाम स्वरूप कई पश्चिमी देश ऐसी बाधाओं से लगभग अनिवार्य रूप से मुक्त हो गए। मतलब जो औद्योगिक क्रांति हुई, हर तरफ उद्योग डेवलप किए गए, तो इस के मतलब यहाँ पे खाना है तो हम यहीं पे बसेंगे, ऐसा नहीं था। अब क्या था, औद्योगिक क्रांति के कारण जगह जगह उद्योग लगाए गए, तो आबादी भी जगह जगह फैलने लगी, और इसीलिए इस चीज़ से जो है बहुत सी जगहें जो उपलब्धता के कारण एक जगह पे बंधी रहती थी, उस अनिवार्यता से वो लोग मुक्त हो गए। इससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि अब मानव जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है। अब जाहिर सी बात है, पहले हमारे पास जैसे सीमित जमीन है कि भी इतनी जगह हमारा खाना मिलेगा, तो इतनी ही जगह में लोग डेवलप होते थे, तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने नहीं पाती थी। अब क्या, जितनी जगह पे लोग फैलेंगे उतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी, ये वैज्ञानिकों को डर लगा। परंतु इन देशों ने परिवारों का औसत आकार घटने लगा और जल्द ही समृद्धि और प्रजनन के बीच एक उल्टा संबंध प्रकाश में आया। अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन परिवारों का औसत आकार घटने लगा। कहने का मतलब, जैसे पहले एक परिवार में बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे, मतलब 8-8, 9-9 या 11-11 बच्चे होते थे, लेकिन अब उनका आकार कम होने लगा, बच्चे सीमित होने लगे, 3 से 4 या 5, जहाँ 12-12, 15-15 बच्चे हो जाते थे, वहाँ उनका आकार कम होने लगा। कारण, जब आप कहीं दूसरी जगह पलायन करते हैं, कहीं और जाकर रहते हैं, तो कारण क्या होता है कि हमारी जो कमाने की स्थिति होती है वो सीमित हो जाती है, और खर्चे हम जब ज़्यादा हम कमा नहीं सकते, तो हम घर के ज़्यादा मेंबर्स को बढ़ाते नहीं, मतलब परिवारों में ज़्यादा प्रजनन नहीं होता, लोग ज़्यादा पैदा नहीं होते, तो उससे क्या होता है, परिवार घटने लगते, परिवार छोटे होने लगते हैं। फिर उसके बाद आया, जीव वैज्ञानिकों ने मानव समाज की तुलना जानवरों की दुनिया से कर इस संबंध को समझाने की कोशिश की और कहा कि ऐसे जानवर जिनके अधिक बच्चे होते हैं वे अधिकतर प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं। अब जीव वैज्ञानिक यानी जो जानवरों के वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने कहा कि जैसे होता है कि एक कोई जानवर है, वो कम बच्चे दे रहा है, तो वो प्रतिकूल वातावरण में रहेगा, मतलब अच्छे वातावरण में रहेगा, लेकिन इसी के अपोजिट जो जानवर ज्यादा बच्चे पैदा करता है वो अच्छे वातावरण में नहीं रहता। कहने का मतलब है, उसको अच्छी परवरिश नहीं मिल पाती, क्योंकि एक ही माँ बहुत सारे बच्चों की परवरिश एक टाइम में नहीं कर सकती। ये इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी होता है कि अगर किसी जानवर के बहुत बच्चे होंगे तो वो पर्टिकुलर हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएगा। इसी के विपरीत जो प्रजाति कम बच्चे पैदा करती है, सपोज आपके सामने एग्जाम्पल रहेगा शेर का, तो शेर क्या है, वो लिमिटेड 2 या 3 बच्चे पैदा करता है, तो उसके बच्चों की परवरिश कहीं एक दूसरी प्रजाति जिसके बहुत सारे बच्चे होते, बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, उसके शेर के बच्चे हेल्दी रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई कि जहाँ अधिक बच्चे होते हैं वे अधिकतर प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं। प्रतिकूल जो हमारे अनुरूप अच्छे नहीं होते, मतलब हम जिसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, वो प्रतिकूल रहता है, यानी अपोजिट रहता है। प्राकृतिक खतरों से भरे रहते हैं, उनके पास जाहिर सी बात है, जब प्रतिकूल वातावरण में रहेंगे तो प्राकृतिक घटनाओं से मतलब खतरे भी बढ़े रहेंगे कि कहीं कोई जानवर आ रहा है, ये तो हमारा वो हो गया। फिर दूसरा, कहीं बारिश हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कहीं बाढ़ ज़्यादा आ जाती, तो वो प्राकृतिक खतरे अलग हो जाते हैं। चूंकि इनकी संतानों के जीवित रहने की संभावना कम होती है, इसलिए कई संतानें पैदा करने से यह संभावना बढ़ जाती है कि उनमें से कम 1 या 2 जीवित रहेगा। अब ज़्यादा बच्चे जब पैदा करेंगे तो सब तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे होल लाइफ तक, सारे तो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, तो अब क्या होता है कि उनमें से कुछ बच्चे तो सर्वाइव कर पाएंगे, ये चीज़ हो जाती है। फिर इसके विपरीत जिन जानवरों के बच्चे कम होते हैं वे स्थिर अनुकूल वातावरण में रहते हैं, यानी कि जिनके कम होते हैं वो क्या रहते हैं, वो स्थिर वातावरण में रहते हैं, मतलब जहां मौसम उनके अनुकूल रहता है, यानी उनको हेल्प करता है डेवलप करने में, तो वो क्या रहते हैं, वो अनुकूल वातावरण। ठीक उसी प्रकार यदि समृद्ध वातावरण में रहने वाले लोग केवल कुछ ही बच्चे पैदा कर सकते हैं,
तो उनके ये कम बच्चे उन बच्चों को पछाड़ देंगे जिनके परिवार इतने समृद्ध नहीं थे, तथा इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा भी कम हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जिनमें ज़्यादा बच्चे पैदा हुए थे उनकी शारीरिक क्षमता भी कम होगी, उनको वातावरण अच्छा नहीं मिला, और जो बच्चे कम होते हैं वो अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कमज़ोर बच्चों को पछाड़ देंगे। ये तो नेचुरल चीज़ होती है, भाई हेल्थ इज़ द वेल्थ क्या होती है। तो अगर उनको वातावरण अच्छा नहीं मिला, उनको हेल्थ अच्छी नहीं मिली, तो वो कमज़ोर तो पिछड़ ही जाएगा, और जो हेल्दी होता है वो डेवलप करके लेके जाएगा। अब इस सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि पशु और मानव व्यवहार की तुलना नहीं की जा सकती। जब हमने ये तुलना करी तो बहुत से लोगों ने ये तर्क दिया कि नहीं, जानवर अलग है और इंसान अलग है, इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसके बजाय यह तर्क देते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन इस घटना को समझाने के लिए पर्याप्त है। श्रम आश्रित परिवारों में बच्चों की बड़ी संख्या एक वरदान के समान होती है। अब इन्होंने बताया कि सामाजिक परिदृश्य जैसा होता है, हम जिस परिदृश्य में रहते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, वो हमारी जनसंख्या पर प्रभाव डालता है, और साथ में हमारी जनसंख्या हमारी एनर्जी पर प्रभाव डालता है। अब क्या होता है, एक मजदूर है, अगर वो मजदूर कमाता है, मेहनत करता है, परिवार में हाथ बटाता है, तो उसके जितने बच्चे होंगे, जब वो बड़े होंगे तो उतना ही कमाएंगे, उतने ही हाथ लगेंगे, तो वो उसके लिए प्रतिकूल होगा। जितने हाथ होंगे उतनी कमाई बढ़ेगी। तो उन्होंने ये तर्क दिया। वे जल्दी काम कर परिवार की आय बढ़ाते हैं। हमने बताया ना, श्रम आश्रित परिवारों के बच्चों की संख्या एक वरदान के समान होती है। वे जल्दी काम कर परिवार की आय बढ़ाते हैं। जैसे जैसे समाज समृद्ध होता जाता है, वैसे वैसे बच्चे जीवन के लगभग पहले 25 से 30 सालों तक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, हम 25 से 30 सालों तक अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उर्वरता अधिक होती है, तथा देर से विवाह के कारण संतानों की संख्या कम हो जाने की भी संभावना बनी रहती। अब जो समृद्ध परिवार होते हैं, जो अच्छे परिवार होते, जिनमें बच्चे कम होते, वो क्या करते हैं, वो 25 से 30 सालों तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है, फिर उर्वरता यानी इंसान की प्रजनन शक्ति पर इफेक्ट डालती है। 30 साल बाद प्रजनन शक्ति कम होने लगती है। तो उससे क्या होता है, जब हम देर से विवाह करेंगे तो प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, और इंसान उतने बच्चे पैदा नहीं कर पाता जितना कि वो 18-19 साल में शादी करने पर पैदा कर लेता। तो ये कई सारे तर्क इन्होंने आपको एक पैरा के अंदर दिए, हमने आपको समझाया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि क्या है इन क्वेश्चन आंसर्स। क्या दिया है इसमें, निम्नलिखित में से दिशा निर्देश सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए हैं, इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर लिखित पद्यांश का प्राथमिक उद्देश्य है। क्या उन्होंने बोला, प्राथमिक उद्देश्य उसका क्या है। तो अब आप ध्यान से पहले एक एक पढ़ोगे। क्या है, मानव परिवारों के आकार के संबंध में दिए उस स्पष्टीकरण की आलोचना जो पूरी तरह से जानवरों की दुनिया से ली गई टिप्पणियों पर आधारित है। यानी मानव की हम टिप्पणियां कर रहे हैं, मानव आधारित, लेकिन वो कहाँ से ली गई है, जानवरों की दुनिया से ली गई है। क्या हमने ऐसा किया है। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, औद्योगिक क्रांति के बाद अपेक्षित जनसंख्या विस्फोट ना होने की विवेचना। मतलब औद्योगिक क्रांति हुई तो विस्फोट क्यों नहीं हुआ, इसकी हम विवेचना कर रहे थे। फिर तीसरा, औद्योगिक क्रांति से पहले और बाद में पर्यावरण प्रतिबद्ध और सामाजिक दृष्टिकोणों से परिवार का आकार कैसे प्रभावित हुआ का अंतर संबंध दर्शाना है। तो यहाँ पर क्या उन्होंने बताया कि आपको औद्योगिक क्रांति और पर्यावरण प्रतिबंध और सामाजिक दृष्टिकोण से परिवारों के आकारों में क्या प्रभाव पड़ा, ये समझाया गया है। फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है। इस तथ्य को समझाने के लिए दो वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। अब जब हमने सारा पढ़ लिया तो आपको ध्यान से समझना है कि ऊपर पैरा में समझाया क्या गया। इसका सही ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 4। क्यों है ऐसा, हम आपको बताते हैं। परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है, ये हमने बताया था। यानी कि जैसे जैसे हमारा क्या कहते हैं, आर्थिक स्थिति रहेगी, समृद्धि रहेगी, हमारा परिवार उसी हिसाब से बढ़ेगा और घटेगा। हमने आपको बताया था ना, एक मजदूर जब क्या रहता है कि कम खूब सारे उसके बच्चे होते हैं तो वो जल्दी कमाने में लग जाएंगे, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक समृद्ध परिवार वाले लोग क्या करेंगे,
वो सबसे पहले 25 से 30 साल तक पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के पर क्या होगा, उनकी उर्वरतक क्षमता यानी प्रजनन शक्ति जो है वो कम होने लगेगी 30 साल के बाद। 30 साल के बाद वो जब विवाह करेंगे तो वो उतने बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे जो कि 18 या 19 साल में शादी कर लेने पर पैदा होती है। तो यहां पर ये बताया कि पहले समृद्ध परिवारों में पहले पढ़ाई को ज्यादा अहमियत दी जाती है, इसलिए ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। तो इसका आंसर है आपका आंसर नंबर 4। चलिए अब इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी देशों अब पाठ्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य है? जनसंख्या विस्फोट यानी क्यों जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ? ठीक है, पश्चिमी देशों में यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि औद्योगिकरण से प्राप्त समृद्धि ने परिवारों को बच्चों की शिक्षा की विस्तारित अवधि को वहन करने का सामर्थ्य प्रदान नहीं किया। मतलब जो पश्चिमी देश थे उन्होंने इसलिए नहीं हुआ क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण समृद्ध परिवार ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, उनमें शिक्षा विस्तारित की अवधि वहन करने का सामर्थ्य, मतलब इतनी जो शिक्षा है उसको कराने का उनके पास सामर्थ्य नहीं था। फिर उसके बाद यह घटना विश्व के उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। मतलब यह सिद्धांत कहां तक सीमित रहा? जहां औद्योगिक क्रांति हमारी नहीं हुई। श्रम आधारित अर्थव्यवस्था में केवल उद्योग के आधार पर ही परिवार का आकार निर्भर रहता था। क्या हुआ? जहां मजदूर होते हैं तो वहां पर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था हमारी केवल उद्योग के आधार पर, मतलब आसपास कितने उद्योग चल रहे हैं इस पर सीमित रहती थी। फिर इसकी भविष्यवाणी पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी। तो अब आपको समझना है, सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया है। पाठ्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य है? तो अब हमने इतने सारे पढ़े, अब इनमें से कौन सा कथन हमारे पद्यांश में है? हमें यह चीज देखनी है कि इसमें से कौन सा हमारे पद्यांश में है। इसकी भविष्यवाणी पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी। ये हमारा एकदम सही है, क्योंकि हमने कहा था ना बीच में कि और कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने ये चीज कर दी थी कि अब जनसंख्या विस्फोट होगा, जब औद्योगिकरण होगा तो जगह जगह लोग फैलेंगे, तब जनसंख्या विस्फोट होगा। जबकि इनमें से ऊपर कोई भी चीज हमारे ऊपर पद्यांश से संबंधित नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा विकल्प 4 है वो एकदम सही है, जो हमारे ऊपर पाठ्यांश में दिया गया है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? जो हमारे 3 अनुच्छेद यानी 3 पैराग्राफ दिए हुए थे वो इनमें से कौन सा था? कोई जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, हम इन 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे। उस आखिरी अनुच्छेद में ये क्या चीज दी हुई थी आपको इसमें से बताना है। पहला, यह पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। दूसरा, यह दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत स्पष्टीकरण की आलोचना करता है। तीसरा, यह वर्णन करता है कि समाज में समृद्ध होने के साथ सामाजिक दृष्टिकोण कैसे बदलते हैं। चौथा, यह दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत घटना की व्याख्या करता है। तो क्या था हमारा पहला अनुच्छेद? उन्होंने क्या बताया था? औद्योगिक क्रांति होगी और विस्फोट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इन्होंने पहले अनुच्छेद में बता दिया कि उनको डर था कि औद्योगिक क्रांति होगी तो विस्फोट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ था, इसके स्पष्टीकरण उन्होंने लास्ट वाले अनुच्छेद में किए थे। याद होगा आपको, दिया ही दिया है। कौन सा अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में कौन सा कार्य करता है? तो पहले हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या है? जो हमारा अंतिम अनुच्छेद है वो क्या करता है? पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है कि क्यों जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ था। ये हमको कहां बताता है? वो जाके तीसरे अनुच्छेद में जाकर बताता है। तो इस तरीके से हमने अपना 3rd क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? पाठ्यांश में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख औद्योगिक देशों में औसत परिवार का आकार हल
हाल ही में गिरने के एक संभावित कारण के रूप में किया गया है। तो यहां पर इन्होंने क्या चीज बताया कि जो पाठ्यांश हमने पढ़ा उसमें औद्योगिक देशों में औसत परिवार, मतलब जितने परिवार थे औद्योगिक क्षेत्र में जहां उद्योग लगे हुए थे, वहां पर जितने परिवार के आकार हाल ही में गिरने लगे। आकार क्यों घटने लगा, हमने क्यों बताया था आपको घटने लगा था, क्यों सब कम होने लगे थे आकार, ज्यादा वो डेवलप, जहां पहले 16 17 बच्चे होते थे अब वो 4 5 5 बच्चों पर आकर हो गए थे। इसके एक संभावित कारण के रूप में किया गया क्या है, अब इसमें हम आपको देखते हैं। अब ऑप्शंस क्या दिए, पहला शिक्षा का विस्तारित अवधि, यानी शिक्षा बढ़ गई थी, ये कारण था। पहले की अपेक्षा देरी से विवाह करना, यानी पहले लोग जल्दी विवाह करते थे और बाद में देर से करने लगे। तीसरा, बदला हुआ सामाजिक दृष्टिकोण, यानी समाज का दृष्टिकोण बदल गया था कि लोग चाहते थे कि नहीं जल्दी नहीं, बाद में शादी करिए या ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ये दृष्टिकोण था। चौथा, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की बढ़ती मांग। इसका सही ऑप्शन हमारा क्या आता है, आपका नंबर 4। अब क्यों था, देखिए ये सारे ही ऑप्शन आपके उसके पूरे पद्यांश में कहीं ना कहीं दिए गए हैं, लेकिन हमें इसमें से सही ऑप्शन ढूंढना है। क्यों, देखिए संभावित कारण औद्योगिक जो क्षेत्र लगा, इन्होंने यहां पर ये नहीं बताया कि सभी जगह क्यों गिरा, ये इन्होंने सिर्फ क्यों पूछा, किस जगह का पूछा, सिर्फ औद्योगिक देशों में। याद रखिएगा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि सब जगह परिवारों के आकार क्यों घटने लगे, इन्होंने सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों का पूछा, औद्योगिक देशों का पूछा है। तो औसत परिवार का आकार हाल ही में गिरने की एक संभावना क्या बताई, क्या हुआ कि जो देश जहां पर उन्होंने डेवलप किया उन लोगों को मजदूरों की मांग बढ़ने लगी थी, तो मांग बढ़ने से कार्यावधि बढ़ने लगी थी, तो इससे आकार घटने लगे थे। लोगों के पास समय नहीं था प्रजनन के लिए, सभी लोग काम कर रहे थे, औरतें काम कर रही थी, आदमी काम कर रहे थे, तो प्रजनन की समय नहीं था, ये हुआ था। तो ये हमारी इसकी क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अब इसके बाद आते हैं पाठ्यांश का आखिरी क्वेश्चन। पाठ्यांश में दी गई कौन सी जानकारी बताती है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के कई बच्चे होने की संभावना है, तो किस जानवर की है, ये पाठ्यांश में जो बताया गया वो। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, एक विशाल शाकाहारी जो घास के मैदानों में रहता है और अपनी संतानों की भरसक सुरक्षा कर सकता है। दूसरा ऑप्शन, एक सर्वभक्षी जिसकी आबादी कई छोटे द्वीपों तक सीमित है, जिसे मानव अतिक्रमण से खतरा है। तीसरा, एक मांसाहारी जिसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, लेकिन उसे भोजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। फोर्थ ऑप्शन, एक ऐसा जीव जो मैदानों और झीलों में कई प्राणियों का शिकार बनता है। तो अब इन्होंने देखिए क्या बताया, पहले क्वेश्चन क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया क्या कि मैं जानकारी बता दी कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर कई बच्चे होने की संभावना है, जिसके बहुत सारे बच्चे होने की संभावना है। हमने सीमित नहीं बताया, जिसके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका आता है नंबर 4। आप कहेंगे मैम नंबर 4 कैसे, देखिए एक ऐसा जीव जो मैदानों और झीलों में रहता है, ठीक है, आसपास बहुत जब मैदान और झील हैं तो उसके परभक्षी भी उतने ही ज्यादा होंगे, जो जितनी जगह जितने लंबे एरिया में फैलेगा उसके परभक्षी भी उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। तो वहां पर कई प्राणियों का शिकार बन सकता है, वो हमने बताया ना परभक्षी बहुत होंगे। तो अब जब परभक्षी बहुत होंगे तो वो अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए क्या करेगा, वो अगर वो 3 बच्चे पैदा करेगा तो परभक्षी तो झट से 3 खत्म कर लेंगे उसके, तो हमें वो क्या करेगा, वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, 25-25 30-30 बच्चे, 15-15 16-16 बच्चे पैदा करेगा। तो उस परिस्थिति में जब परभक्षी ज्यादा होंगे उसको खाने वाले, तो वो क्या करेगा, अपनी नस्ल को बचाए रखने के लिए वो ज्यादा बच्चों को पैदा करता है। तो इसका आंसर है नंबर 4। जबकि इसके उलट क्या चीज रहेगी, अगर एक विशाल शाकाहारी जो घास के मैदान में रहता है और अपनी संतानों को भर सकते, तो उसके तो ज्यादा बच्चे हो ही नहीं सकते। मान लो शेर है, अब शेर क्या है, वो
सपोज हाथी है, समझ लीजिए हाथी शाकाहारी जानवर है, वो अगर बहुत बड़े मैदान में रहेगा और वो एक बार में 25 बच्चे पैदा करेगा, तो सोचो कितने सारे हो जाएंगे। तो इतने सारे बच्चे तो नहीं हो सकते। फिर नंबर 2, सर्वभक्षी, जो सभी कुछ खा सकता है, यानी वेजिटेरियन, घास फूस भी खाएगा, सब कुछ खाएगा। फिर दूसरा आएगा वो मानव अतिक्रमण का खतरा रहेगा, मतलब उसके परिवेश में अगर मानव अतिक्रमण का खतरा रहेगा तो वो क्यों पैदा करेगा, वहां उस जगह जाएगा ही नहीं वो जहां मानव अतिक्रमण रहेगा। फिर एक मांसाहारी जिसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। अब जिसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होगा वो अगर ज्यादा बच्चे डेवलप कर लेगा तो सोचो वो तो सबको खा सकता है, वो अपने अलावा किसी और प्रजाति को जीवित ही नहीं रहने देगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, जो ऐसा एचोर जिसके शिकार बनता हो, जो बहुत सारे प्राणियों का शिकार बनता हो, तो क्या होगा, वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। अगर ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो मान लो कि उसने 15 बच्चे पैदा किए और 10 बच्चे का शिकार हो गया तो 5 जीवित रहेंगे, 5 फिर बड़े होते होते तक वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ये इस तरीके से आएगा, आपको समझनी होंगी। फिर इस तरीके से हमने पहला पद्यांश आपको सॉल्व कर दिया। अब हम देखेंगे आपका दूसरा। अब इसमें क्या आया, आपका ध्यान दीजिएगा, गद्यांश 2 है। इसमें हमें ध्यान रखना है, यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि आप प्रश्न संख्या 1 के गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों को उत्तर में लिख रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे, नंबरिंग का खास तौर से ध्यान रखिएगा। आपने अगर नंबरिंग गलत कर दी तो समझ लीजिए आपका पूरा आंसर, आपने सही भी लिखा है तो भी वो गलत हो जाएगा। तो अब आप इसमें क्या डालेंगे, अगर आपने ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहां पर आप क्या डालेंगे, प्रश्न 1। आपने प्रश्न 1 लिखा, अब आप क्या कर रहे हैं, गद्यांश 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहां मिडिल में हेडिंग डालेंगे आप गद्यांश 2। फिर यहां से इसका उत्तर शुरू करेंगे। अब उत्तर 1 आ रहा है, अब यहां पे 1 है तो 1 का आंसर आपका जो भी सही आएगा वहां लिखेंगे, फिर 2 का जो भी आंसर आएगा वो आप यहां पर सही करके लिखेंगे। इस तरीके से आपको करना है। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपसे इस चीज की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि आप कोई नंबर गलत डाल रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पे आपका पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्या है, विज्ञान शिक्षण के पक्षधारी ने कल्पना की थी कि शिक्षा में इसकी शुरुआत पारंपरिकता, कृत्रिमता और पिछड़ेपन को दूर करेगी। तो विज्ञान में जो बहुत सारे लोग आपके रहे, उन्होंने आपको क्या बताया, विज्ञान से रिलेटेड जितने भी लोग रहे विज्ञान शिक्षण में, जैसे साइंस साइड में जो लोग पढ़ते हैं, उनके पक्षधारी यानी जो विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, पक्ष उन्हें विज्ञान का ही लेते हैं, उन्होंने कल्पना की शिक्षा में इसकी शुरुआत पारंपरिकता, कृत्रिमता और पिछड़ेपन को दूर करेगी। हम जैसे विज्ञान को डेवलप करेंगे, विज्ञान की तरफ हम ज्यादा जोर देंगे, तो वो लोगों में किसकी शुरुआत करेगी, पारंपरिकता, कृत्रिमता और पिछड़ेपन को दूर कर देगी। जो हम दक्यानुसी चीजों को मानते हैं वो उनको दूर कर देगी। यह सोच पुराने समय से चली आ रही तथ्य प्रचार, पाठ्य चर्चा, जिसके अंतर्गत आलोचना, चुनौती, सृजनात्मकता और विवेचनात्मकता का अभाव था। मतलब जो पाठ्य शैली पीछे से चली आ रही थी उसमें विवेचनात्मकता नहीं, मतलब हम उसको ज्यादा पढ़ते नहीं थे, एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे उसमें ज्यादा। हम उसको अगर उन्होंने बोला ये है तो हम मान लेते थे, मगर क्यों है हम इस पे क्वेश्चन नहीं करते थे। ये किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में हम उसके बारे में ज्यादा तर्क वितर्क नहीं रखते थे। जो चीज शुरू से चली आ रही है उसमें मान लेते थे। लेकिन विज्ञान ने हमारे सामने तर्क और वितर्क दोनों रखने शुरू किए। मानवतावादियों ने सोचा कि वैज्ञानिक पद्धति मध्यकालीन मतवाद के अंधविश्वासों को जड़ से मिटा देगी। कई लोगों ने यह सोचा कि अगर विज्ञान डेवलप करेगा तो अंधविश्वासों को जड़ से वो मिटा देगा। किंतु हमारे शिक्षकों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझ को भी प्रेमचंद्र की कहानियों की तरह केवल पढ़ा व रट कर उन्हें नीरस बना दिया। मतलब रसायन विज्ञान उन्होंने पढ़ा, समझा, लेकिन क्या किया, उसको जीवन में उतारने की बजाय रट के, उसको पढ़ के कर दिया, खत्म हो गया। लेकिन उसको और ज्यादा उसके सामने तर्क उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए। जैसे होता ना, हमने जैसे एग्जाम के लिए हमने अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसे कॉपी में लिख दिया और उसको हम भूल गए। फिर उसके बाद में हमने उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं किया। अब साइंस की बहुत सी चीजें हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। अगर हम उसको यूज करें तो हमको बहुत सारी चीजें और नई नई सीखने को मिलेंगी। फिर उसके आगे क्या आता है, शिक्षा
में विज्ञान शिक्षक यानी जो विज्ञान पढ़ाते हैं सम्मिलित करने के लिए यह तर्क दिया कि इससे बच्चे विज्ञान की खोजों से परिचित हो सकेंगे तथा अपने वास्तविक जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ सीखेंगे। अब क्या हुआ, जो विज्ञान के शिक्षक थे तो उन्होंने कहा, लोगों को जोर डाला कि आप विज्ञान लीजिए। क्यों लीजिए? ताकि आपकी पढ़ाई रोचक होगी, आप उस चीज को समझेंगे। इन चीजों के तर्क देके उनसे बोला कि आप विज्ञान को अपने हाथों में लीजिए। मतलब क्या होगा कि आपने किस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया है। अब आगे वो क्या बोलते हैं, इन उद्देश्यों को केवल पहले में से एक सीमित सफलता मिली। इन उद्देश्यों को पहले तो सफलता मिली, लेकिन दूसरे और तीसरे वैवाहिक रूप में बच्चे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सका। स्टार्टिंग में तो उन्होंने कुछ सीखा, लेकिन उसके आगे जैसे जैसे बढ़ते गए वो उनके लिए सीखना मुश्किल होता चला गया। अधिक बच्चों की भौतिकी और रसायन विज्ञान के तथ्यों के बारे में कुछ जानने की उम्मीद की जा सकती थी। कुछ बच्चों ने उसको जानने के लिए जिज्ञासा दिखाई थी, लेकिन वे शायद ही जानते हो कि उनका कंप्यूटर अथवा कार का इंजन कैसे कार्य करता है। उन्होंने जानने की इच्छा दिखाई, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि कंप्यूटर और कार कैसे, मतलब वो इनिशियल चीजें भी वो नहीं जान पाए कि कैसे काम करती। लेकिन वे अथवा क्यों उनकी माता जी सब्जी पकाने के लिए छोटे टुकड़ों को काटती हैं। अगर हम सब्जी को पका रहे हैं तो वो छोटे टुकड़े क्यों करती हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो बच्चे नहीं समझ पाए कि विज्ञान का इनसे क्या रिलेशन है। जबकि वैज्ञानिक पद्धति में रुचि रखने वाले किसी भी उज्जवल लड़के को ये बातें सहज रूप में ज्ञात हो जाती हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट है साइंस में तो ये सारी चीजें हम बहुत इजीली समझ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया उनको ये सारी चीजें तर्कसंगत लगती हैं। क्या है, वो तो नॉर्मल चीज है, उनको ये चीजों का मतलब ही नहीं समझ में आया। वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा अधिकांश विद्यालयों में भली प्रकार से नहीं दी जा रही है। दरअसल शिक्षकों ने अपनी सुविधा और परीक्षा केंद्रित सोच के कारण यह सुनिश्चित कर लिया है कि छात्र वैज्ञानिक पद्धति ना सीखकर ठीक इसका उलट सीखे। मतलब आजकल क्या है, विद्यालयों ने उसको बिजनेस बना लिया है। लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं, उसे अपने व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं कर पा रहे हैं। कि हम पढ़ते हैं, एग्जाम दे लेते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाने की कोशिश करें तो हम नहीं लाते हैं। तो ये एक बिजनेस बना दिया गया है। अर्थात वे बताएं कि उस पर आंख मूंद कर विश्वास करें या पूछे जाने पर उसे जस का तस परीक्षा में लिख दें। यानी कि अगर कोई चीज सामने रखी जा रही है तो बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या हम उस पर तर्क वितर्क करें। उनको तर्क वितर्क करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता, सिर्फ उनसे कहा जाता है पढ़िए और पढ़कर उसको लिख दीजिए, बस। आप उसके बारे में आगे जानने और समझने का आपके कोई भी हक नहीं है। फिर वैज्ञानिक पद्धति को आत्मसात करने के लिए लंबे व्यक्तिगत अनुभव और परिश्रम और धैर्य पर आधारित वैज्ञानिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। अगर हम वैज्ञानिक में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो हमें उनके मूल्यों को समझना पड़ेगा जड़ से। फिर और तब तक इसे संभव बनाए रखने के लिए शैक्षिक या सामाजिक प्रणालियों को भी बदल नहीं दिया जाता। वैज्ञानिक तकनीकों में सक्षम केवल कुछ बच्चे ही सामने आएंगे तथा इन तकनीकों को आगे विकसित करने वालों की संख्या इसका भी अंश मात्र ही होगी। मतलब अगर हम विज्ञान शिक्षा अगर हम चाहते हैं कि लोग आपका साइंस सेक्शन लें तो उसके लिए क्या होगा, उनको उसमें इंटरेस्ट जगाना होगा। इंटरेस्ट जगाने के लिए उसे रोचक बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। अब हमने ये आपका पद्यांश पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे इसके क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे अच्छे का चयन कीजिए। जो सबसे सही है उसका चयन करना है। लेखक का तात्पर्य है कि शिक्षकों ने, अब हमने पद्यांश पढ़ा है, लेखक ने क्या कहा है, शिक्षकों ने क्या किया है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम क्या देखेंगे, अपने सीमित ज्ञान के कारण विज्ञान पढ़ाने में रुचि नहीं ली। मतलब शिक्षकों के अंदर ज्ञान ज्यादा नहीं था इसलिए उन्होंने पढ़ाने में रुचि नहीं ली। दूसरा, विज्ञान शिक्षा को लागू करने के प्रयासों को विफल किया। तीसरा, बच्चों को अनुभव आधारित ज्ञान प्राप्त कराने के लिए प्रेरित किया। चौथा, मानवतावादियों का समर्थन करते हुए कार्य किया। तो अब इसमें क्या किया था इन्होंने, लेखक का तात्पर्य शिक्षकों ने क्या किया था। शिक्षकों ने क्या किया था, विज्ञान शिक्षा को लागू करने के प्रयासों को विफल किया था। यानी विज्ञान की जो शिक्षा थी उसके लागू करने के जो प्रयास थे कि हमें विज्ञान करना है, उनको समझाया नहीं कि आपको कैसे करना है।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल शिक्षा में विज्ञान शिक्षक के प्रति लेखक का क्या रवैया है। मतलब स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उसमें विज्ञान के जो शिक्षक होते हैं उनके प्रति लेखक का क्या रवैया, लेखक क्या कहते हैं। उसमें लेखक क्या कहते हैं, तटस्थ है मतलब अपनी जगह पे। शिक्षक कैसे हैं, तटस्थ है मतलब अपने काम में पूरी तरह निपुण है। सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है। व्यंग्यात्मक है, हंसी मजाक कराते हैं, या नकारात्मक है। जाहिर सी बात है उन्होंने ये चीज बोली है कि शिक्षक इंटरेस्ट नहीं लेते, यानी कि वो नकारात्मक हैं, यानी कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे जरिए नहीं देते। इसलिए शिक्षक का क्या रवैया है, उनके शिक्षकों की तरफ नकारात्मक रवैया है। नेक्स्ट, प्रयुक्त पाठ्यांश निम्नलिखित में किस दशक में लिखा गया है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये 1950 और 60, 1970, 80, 1980, 90 या 2010। तो ये आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, ये 50 से 60 के दशक की बात है। तो ये नंबर 1 वाला हमारा सही है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 4। नंबर 4 में क्या दिया है, लेखक वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने में विफलता के लिए निम्नलिखित किस कारक को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराता है। यानी जो शिक्षण पद्धति थी उसको विफल करने में सबसे ज्यादा कौन सा कारण जिम्मेदार है। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षक के परीक्षा के तरीके, तीसरा प्रत्यक्ष अनुभवों की कमी यानी सामने जो अनुभव है उनकी कमी, चौथा सामाजिक और शिक्षा प्रणाली। तो इसमें प्रत्यक्ष अनुभव मतलब आप अगर प्रैक्टिकल चीज को अपने सामने लेकर नहीं आएंगे तो वो पद्धति सफल नहीं हो सकती। ठीक, अब आते हैं हमारा आपका नंबर 5। यदि लेखक वर्तमान समय में आकर विज्ञान शिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करना चाहे तो निम्नलिखित में से किस प्रश्न के उत्तर में दिलचस्पी लेगा। पहला, क्या छात्र दुनिया के बारे में अधिक जानते हैं। पहला प्रश्न ये इसमें इंटरेस्ट लेगा। दूसरा, क्या छात्र प्रयोगशाला में अधिक समय बिताते हैं। तीसरा, क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं। चौथा, क्या पाठ्य पुस्तकों में तथ्य आधारित सामग्री बढ़ी है। तो इसमें किस प्रश्न की तरफ ज्यादा लेखक ध्यान देगा। अगर अभी प्रेजेंट समय में आए तो वो किस समय पे ज्यादा ध्यान देगा, क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं। उन्होंने तो इसी चीज पे बल दिया था जो उन्होंने पद्यांश पढ़ाया था। बच्चे कितना ध्यान दे रहे हैं, अगर वो तर्क वितर्क करेंगे तभी उस सब्जेक्ट में वो आप ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, नंबर 3। इस तरीके से हमने अपना गद्यांश खत्म किया। अब हमारा आता है पद्यांश। ठीक सेम उसी तरीके से आएगा पद्यांश भी, जैसे पहले भी 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, उसी तरह इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स ईच होंगे आपके। तो पहला पद्यांश हमारा क्या कहता है, कोई खंडित कोई कंठित, कृश बाहु पसलियों से रेखांकित, टहनी सी टांगे, बड़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित। यहाँ पर जो बता रहे हैं वो एक बच्चे की दशा है, गरीब बच्चों की दशा है। कोई खंडित मतलब कहीं से टूटे फूटे, कंठित कहीं से गला दिख रहा है, कृश बाहु पतली सी बाहु है, पसलियां दिख रही हैं, टहनी सी पतली पतली टांगे हैं, बढ़ा पेट है, कुपोषण जो बच्चे होते हैं, टेढ़े मेढ़े से हैं, विकलांग घृणित है। विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धरातियों से रक्षित, जो स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से लौटते धूल में चिर परिचित। यानी कि जो छोटे बच्चे उनकी दशा बताई गई है कि वो उनको खाने को नहीं मिलता, कुपोषण से रहित हैं, उनके अंदर कुपोषण है, मिट्टी में इधर उधर लोटपोट कर रहे हैं। पशुओं से भीत मूक चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, तरण तरुणाओं से उग बढ़ झर झर गिर, ये ढोते जीवन क्रम के क्षण। कुल मान न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, जग जीवन धारा से बहते ये मूक पंगु बालू के कण। अब यहाँ पे क्या इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पशुओं की तरह मूक हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, प्राकृतिक स्फूर्ति है उनको, मतलब प्रकृति उन्हें स्फूर्ति देती है इन सारी चीजों को ग्राप करने के लिए। तृण तृणों से उग बढ़ झर झर रिन, मतलब वो प्राकृतिक से इतने ज्यादा प्रकृति से हैं कि प्रकृति की चीजों से ही वो खेलते भेलते हैं। ये ढोलते जीवन का क्रम, मतलब अपने जीवन को इसी क्रम में, जैसे प्रकृति अपने क्रम में चलती है वो वैसे ही उसको अपने क्रम में चलाते जा रहे हैं।
कुल मान ना करना इन्हें वहन, इनका जो मान है वो अपने आप में वो वहन करके चल रहे हैं। चेतना ज्ञान से नहीं गहन, यानी इनकी जो चेतना है, अंदर की जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा गहन है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को समझकर परख कर चलते हैं। जग जीवन की धारा बहते ये मूक पंगु बालू के कण, कहने का मतलब है ये जीवन कई धारा में बह रहे हैं, मूक यानी कि चुपचाप जैसे बालू के कण बहते हैं। अब इस पे आधारित प्रश्न पूछे हैं कवि ने, जो है पूछा आपसे कि काव्यांश आपके अनुसार किस विषय पर लिखा गया। तो पहला है गांवों के बच्चों में कुपोषण की समस्या, गांवों के बच्चों में चेतना ज्ञान का अभाव, गांवों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, गांव के बच्चों की दयनीय दशा। तो यहाँ पर किस पे ध्यान दिया गया है? इसमें दयनीय दशा, गांव के बच्चों की दयनीय दशा कि कैसे वो कुपोषण है, प्राकृतिक चीजों से वो चीजें ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनकी दयनीय दशा के बारे में वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, दूसरे पद में कवि क्या कह रहा है? गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही है, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दाइयां नहीं है, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, गांव में बच्चे अपने मित्रों के साथ धूल में कुश्ती जैसे खेल खेल रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या बताया कि आपका गांव में बच्चे स्वास्थ्य के जो प्रति हैं वो सहज तो हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा पर्याप्तता नहीं है, पर्याप्तता नहीं है, हमने आपको बताया था ना। तो यहां पर हमारा क्या रहेगा? गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दाइयां नहीं है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरे पद में कवि क्या कह रहा है? गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दाइयां नहीं है, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। तो ये वही वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट किया गया है, यहां पर सेकंड है। तीसरा क्वेश्चन, गांव के बच्चों की कैसी स्थिति कैसी है? कुपोषित हैं, खिन्न तथा अशिक्षित हैं, छीड़काए किंतु कुल के मान का ध्यान रखने वाले, प्राकृतिक वातावरण में रहते एवं स्फूर्ति से भरे हैं, पशु की तरह बलनिष्ठ परंतु असहाय हैं। तो क्या से बताया? कुपोषित, खिन्न और अशिक्षित हैं, ये चीजें उन्होंने उसमें बताई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है? काव्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है? वे बच्चों की दशा के विषय में व्यंग कर मनोरंजन करना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो उन्होंने कवि ने बिल्कुल नहीं कहा। वे बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वे तटस्थ रहकर बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं, वे बच्चों को शारीरिक व मानसिक दशा को संतुष्ट प्रतीत होते, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा नंबर 2, वो लोगों का ध्यान उनके शारीरिक दशा की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है नंबर 5, तृण तरुणाओं में उग बढ़, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? घास फूस की तरह हल्के हैं इसलिए तिनकों की तरह उड़ रहे हैं, पौधों तथा घास की तरह बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहे हैं, घास और पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं तथा मर रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण में घास व पौधों की तरह फल फूल रहे हैं। तो इसका सही आंसर है कि वो घास की तरह पैदा होते हैं, कहीं पे भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं और वैसे ही वो मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट, इस तरीके से हमारा पहला पद्यांश खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा पद्यांश आता है, टकराएगा नहीं आज उद्धत लहरों से, कौन ज्वर फिर से तुझे पार तक पहुंचाएगा, अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओट सुरभि के घेरे खींचे, पर पहुंचेगा पंथी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा, गर्त शिखर बन उठे लिए भंवरों का मेला, हुए पिघल ज्योतिक तिमिरों में निश्चल बेला। तू मोती के दीप स्वप्न से रहा खोजता, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, धूल पोंछ काटे मत गिन छाले मत सहला, मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहा, तुझे हो यदि अग्निश्रांत का यह प्रलय महोत्सव, तभी मरण का स्वाति गान जीवन गाएगा, टकराएगा नहीं आज उन्मत्त लहरों से, कौन ज्वर फिर तुझे दिवस तक पहुंचाएगा। तो ये हमारे क्या कह रहा है? पहला, दिए गए काव्यांश का क्या उद्देश्य प्रतीत होता है?
ध्यान से देखिए, आत्मविश्वास जगाने हेतु दृष्टांत प्रस्तुत होता है, हर हाल में कार्य करने की प्रेरणा देता है, जागृति व उत्साहित करने हेतु प्रेरणा देता है, जीवन दर्शन के विषय में प्रोत्साहन देता है। उसमें क्या बताया, पंथी यानी पथ प्रदर्शक, जो लोग राह चलते हैं उनसे बोला गया है कि तुम हर हाल में रुको नहीं, अपने काम को पूर्ण करो, किसी भी हाल में तुमको रुकना नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया है, हर हाल में काम को पूर्ण करने की प्रेरणा दी है। तो ये हमारे पहले का आंसर है। फिर हमारा दूसरा आता है, तू मोती के दीप स्वप्न रहा खोजता, पंक्ति का भाव क्या है। इसमें मोतियों के समान आंसुओं को स्वप्न में आने वाले सुंदर दीपों को नष्ट नहीं करना चाहिए। मोती के दीप खोजने के लिए सागर में दूर दूर जाकर कष्टदायी विचरण करना होगा। जीवन संस्थानों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना होगा, यदि ऐसा होगा तो जीवन शिला सा जम जाए। तो इसमें नंबर 3 आपका एकदम सही है। जीवन संस्थानों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना होगा, यानी हमें जीवन में जो चीजें चाहिए, भविष्य में चाहिए, उसके लिए हमें अभी से प्रयत्न करने होंगे, कोशिश करने होंगे, तभी हमें आगे भविष्य में वो चीजें मिलेंगी। फिर उसके बाद, तुझसे हो यह शांत पंक्ति का क्या अर्थ है। यदि तुम जीवन को कष्टतम परिस्थितियों में झेल लोगे तो जीवन तुम्हारे बलिदान की प्रशंसा करेगा। यदि तुम आग के दरिया में डूबकर जाने को तैयार हो तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकोगे। जीवन प्रलय के महोत्सव में आग लगाने वाला ही सफलतम वीर कहलाएगा। यदि तुम जीवन में बलिदान करोगे तो जग सदा तुम्हारे जीवन को सराहेगा। तो इसका आंसर पहला है, पहला वाला, यदि तुम जीवन को कष्टतम परिस्थितियों को अभी झेल लोगे, अभी जितनी कष्टतम परिस्थितियां हैं तुम उनको झेल लोगे तो जीवन तुम्हारे बलिदानों की प्रशंसा करेगा, यानी भविष्य में तुम उनको भोगोगे। नेक्स्ट है, समय 5 शील करने 4 का क्या आवश्यक है। ठीक है, इसका क्या आपका दिया गया है, समय का सदुपयोग कर मानव कल्याण में लगे रहना, तुच्छ कार्यों में संलग्न ना रहकर समय नष्ट होने से बचाना, पहले हाल की परवाह ना करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करते रहना, टाल मटोल समय का चोर, कथानुसार स्वरित शुभ कार्य करने में टाल मटोल ना करना है। तो अब इसमें क्या चीज इन्होंने पूछी है कि समय की शीलता को उन्होंने क्या चीज व्यक्त की है। तो इसमें इसका जो सही आंसर वो होगा हमारा नंबर 3, अपने हाल की परवाह ना करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करना है। मतलब हमें अपने भाव ठीक है लेकिन हमें निगेटिव नहीं जाना है, हमें पॉजिटिव रह के काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है, काव्यांश के अनुसार फूलों की ओट व सुरभि के घेरे व्यक्ति के जीवन में क्या कार्य कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला, वे व्यक्ति के जीवन को अपनी सुगंध से शांत व एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, वे अपने औषधीय गुणों से व्यक्ति का जीवन व्यथा मुक्ति कर सकते हैं। वे सबसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में विचलित कर सकते हैं। फूल उर्वरकता व समृद्धि का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फूल जो हैं वो लक्ष्य प्राप्ति मार्ग से विचलित कर सकते हैं। अर्थात अगर हमें अभी से सुगंध और आराम अच्छा लगने लगेगा तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हमने अपने सेकंड पद्यांश को भी खत्म किया। अब हमारा आता है व्यवहारिक व्याकरण। व्याकरण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्न करना है। सभी 1 नंबर के हैं, 5 दिए हैं, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला हमारा क्या है, हर्षिता बहुत विनम्र पवित्र सम्मान प्राप्त करती है। ठीक है, इसकी रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इसका क्या होगा, हमारा बहुत विनम्र एवं सम्मान प्राप्त करती है। तो इसका हर्षिता जो है उसका जो व्यवहार है वो क्या है, विनम्र और पवित्र है। तो इसका क्या होगा, इसमें आपको जो ये दिया गया है इसके आधार पर हम निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। ये हमारा क्या आएगा, संयुक्त वाक्य आएगा। फिर उसके बाद आता है नंबर 2 हमारा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है। हमें मिश्र वाक्य ढूंढना है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की,
जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो सबसे पहले से हम समझते हैं, मैंने एक वृद्ध आदमी की सहायता की, इसमें एक उद्देश्य है एक विधेय है, इसलिए तो सरल है, तो ये हमारा नहीं होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अगर हम इसमें देखेंगे, अगर हम सिर्फ इसको इतना देखें, इतना पार्ट हम देखें, तो इसमें क्या लिखा है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, यानी कि ये वाक्य अभी अधूरा है, इसके आगे कोई और लिखा जाना अभी बाकी है। फिर हम अगर इतना पार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या लिखा है, वह अवश्य सफल होता है, यानी ये भी अधूरा है। तो हमने आपको क्या बताया था, मिश्र वाक्य व्याधिकरण वाक्य होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने खोज लिया ये हमारा मिश्र वाक्य है। तब भी हम और देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या कह रहा है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। अब अगर हम इसको पढ़ें, अध्यापिका, यहां से इतना पढ़ेंगे, अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की, तो ये अपने आप में पूर्ण है, ये हमें अधूरा नहीं दिख रहा। उसका उत्साह बढ़ाया, ये भी पूर्ण दिख रहा है, तो ये हमारा नहीं है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया, ये तो सरल वाक्य दिख रहा है। तो सिंपल इसमें हमारा क्या सही है, सेकेंड वाला, ये हमारा मिश्र वाक्य है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने क्या पूछा, प्रयास बाजार गया वहां से सेब लाया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतर करिए। तो बहुत ही इजी है, दो अलग संयुक्त वाक्य हैं, इनको हमें जोड़ना है। प्रयास बाजार गया और वहां से सेब लाया। प्रयास सेब लाया जब वह बाजार गया। प्रयास बाजार जाकर सेब लाया। जब प्रयास बाजार गया तो वहां से सेब लाया। तो हमने क्या बताया था, जो अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे वाक्य वो संयुक्त कहलाते हैं। तो पहला देखिए, ये और ये स्वतंत्र हैं, तो ये हमारा संयुक्त है, हमने निकाल लिया है ये। लेकिन तब भी इसमें क्या प्रॉब्लम, अब दूसरा तब भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रयास सेब लाया जब वह बाजार गया, तो प्रयास सेब लाया ये तो संयुक्त था, लेकिन जब वह बाजार गया ये संयुक्त नहीं है। ये जैसे लग रहा है कि अभी इसके आगे या पीछे कोई वाक्य है। प्रयास बाजार जाकर सेब लाया, ये तो सरल वाक्य हो गया। जब प्रयास बाजार गया तो ये हमारा मिश्र वाक्य है, क्योंकि ये डिपेंडेंट वाक्य है। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा सही है एकदम, यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन इसका होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, जो वीर होते हैं वह रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए, यानी कि जो उपवाक्य है उसका कौन सा भेद है। जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। जाहिर सी बात है, जो वीर है वो संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है, रणभूमि में प्रदर्शन। तो सिंपल सी चीज है कि ये हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यहां पर वीर की विशेषता बताई जा रही है कि जो व्यक्ति है वो वीर है, वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, विशेषण। क्लियर। अब हम आगे नेक्स्ट नंबर 5 की तरफ में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सरल वाक्य है, इनमें से सरल वाक्य कौन सा है। प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें, अब इसमें देखिए दो स्वतंत्र वाक्य है, तो ये हम सीधे से मना कर देंगे कि ये नहीं है। फिर दूसरा देखेंगे, जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। अब देखिए स्टार्टिंग में जब लिखा हुआ है, यानी पहला वाक्य हमारा व्याधिकरण है, डिपेंडेंट वाक्य है, तो ये भी हमारा सरल वाक्य नहीं है। प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, ये हमारा सरल है। क्यों, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। क्या उद्देश्य है, प्रातः काल हमारा उद्देश्य है और बाकी हमारा विधेय है, यानी कि ये हमारा सरल है। जैसे ही प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमकने लगी। अब जैसा शब्द हमारा व्याधिकरण शब्द होता है तो ये हमारा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, नंबर 3, प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। फिर इसके बाद में हमारा आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने। अभी हमने वाक्य पढ़े, अब हमारा क्या आ रहा है, वाच्य। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व को शांति का उद्देश्य दिया। ठीक है, सिंपल है। यहां पर अशोक ने वाक्य विश्व शांति का संदेश दिया, यानी अशोक यहां करता है, कार्य को कर रहा है, करता है, तो वो हमारा सीधे सीधे क्या होता है,
कर्तवाच्य। जहां पर सिर्फ एक कर्ता होता है और वही कार्य को कर रहा है वो हमारा कर्तवाच्य होता है। तो यहाँ पर नंबर 3 हमारा एकदम सही है। उसके बाद में हमारा आता है हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। कैसे? हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, नहीं, भाववाच्य तो है ही नहीं, यहाँ पे भाव की कोई मतलब ही नहीं है। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि हमारा हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, हम अभी दौड़ा जाएगा, मतलब हम दौड़ेंगे ऐसे, ये सेंटेंस ही हमारा अपूर्ण लग रहा है, ये गलत है। ये दोनों तो है ही नहीं हमारे, ये दोनों तो है ही नहीं, इन दोनों में हमें कंफ्यूजन लग रहा था। तो इसको कैसे बनाएं? हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, तो दौड़ा जाएगा यहां पर समर्थता दिखाई दे रही है, लेकिन हमको ये हम भविष्य में करेंगे। तो कैसे? हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, यानी ये जो सकता शब्द है इसमें हमें इससे अटैच करना है, याद रखिए। तो दौड़ा जा सकता है, यानी कि हमारा इसका नंबर 4 वाला एकदम करेक्ट है। फिर सुमन जल्दी नहीं उठती, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। सुबह जल्दी नहीं उठती, इसे हमें भाववाच्य में, सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया, नहीं जाता, असमर्थता दिखानी, असमर्थता सभी में दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर भाव हमको देना है। यहाँ पर पाती, सकेगी, सकेगा नहीं, मतलब जाता, ये शब्द हमारा आएगा। तो इसका लास्ट वाला हमारा एकदम सही है। सुमन से सुबह जल्दी नहीं उठा जाएगा, वो नहीं उठ पाएगी सुबह, ठीक है, नहीं उठा जाता। ये हमारा नंबर 4 वाला एकदम सही आएगा। फिर उसके बाद में हमारा आता है निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाच्य वाला वाक्य छांटिए। क्या होगा? कर्तवाच्य, जिसमें हमें इन सारे वाक्यों में कर्तवाच्य हमने आपको क्या बताया, जहां सिंपल एक कर्ता होता है और वो कार्य को कर रहा होता है। अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, ये तो कर्मवाच्य हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्वारा शब्द आ गया, तो ये तो हमारा है ही नहीं। बच्चों द्वारा, इसमें भी द्वारा आ गया, तो ये भी नहीं है। सरकार द्वारा, ये भी नहीं है, क्योंकि ये सभी कर्मवाच्य हैं, क्योंकि यहाँ पर द्वारा शब्द लगा है, द्वारा में हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। फिर नंबर 4 आता है नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो नेताजी यहाँ हमारे क्या है? कर्ता है, और बाकी हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? नंबर 4 हमारा। उसके बाद आता है हमारा नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भाव वाच्य का सही विकल्प नहीं है? ठीक है, सही विकल्प नहीं है, वाच्य का सही विकल्प नहीं है। मुझसे अब देखा नहीं जाता, ये तो हमें साफ दिख रहा है कि ये भाववाच्य है। आइए चला जाए, ये भी भाववाच्य है। फिर मतलब कौन सा भाववाच्य नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों तो भाववाच्य निकल आए हमारे। फिर हमें धोखा दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। हमें धोखा दिया जा रहा है, एक उद्देश्य एक विधेय, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा नहीं है। फिर राधा से बोला नहीं जाता, ये भी हमारा भाववाच्य, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या है? नंबर 3 वाला हमारा भाववाच्य नहीं है, क्योंकि तीनों में देखिए नहीं जाता, जाएगा या जाता आ रहा है, यहां पर भाव हो रहा है, और लेकिन यहां पर सिंपल क्रिया की जा रही है, इसलिए आपका ये नहीं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? अब हम आ रहे हैं आपका पद परिचय में। क्या दिया गया है? सूरदास ने सूरसागर की रचना की, रेखांकित पद का परिचय कीजिए। इसमें रेखांकित पद हमारा क्या है? सूरदास।
तो सूरदास क्या दिया है इन्होंने, रेखांकित पद है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी जाएगी और बोला जाएगा इस पद का पद परिचय करिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सूरदास। सूरदास हमारा क्या है, संज्ञा है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, तो सीधे सीधे क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सिंपल हमने यहां पर देखा कि दो में हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है, दो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब क्या है, सूरदास जी क्या है, एक वचन, एक व्यक्ति है, दोनों में एक वचन है, पुरलिंग है, पुरलिंग है। फिर उसके बाद जब कारक आता है तो वहां पे आता है संबंध कारक या कर्ता कारक। सूरदास ने, तो कर्ता कारक क्या था ना, कर्ता ने कर्म को, तो क्या हुआ, कारक की पहचान कर्ता कारक की कर्ता ने, और संबंध कारक की पहचान क्या होती है, का, की, के, रा, री, रे। तो यहां पर ये वाला गलत है, क्योंकि ये संबंध कारक नहीं, हमारा क्या है, कर्ता कारक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूरदास का तीसरा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुरलिंग और कर्ता कारक, ये हमारा एकदम सही आएगा। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, वह नित्य घूमने जाता है। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड हमारा क्या है, नित्य, अंडरलाइन वर्ड हमारा नित्य है, रेखांकित पद है। अब ये हमको बताना है कि नित्य हमारा क्या है। पहला है, सबसे पहले देखना है कि नित्य होता क्या है। नित्य मतलब क्या है, रोज, यानी कि इसको हम किसी भी सिचुएशन में लेके आए, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। हम किसी भी सिचुएशन में ले आए नित्य को, किसी की क्रिया, काल, वचन कुछ भी लगाते हो नहीं बदलेगा। तो सीधे से सीधे हमने समझ लिया कि ये अव्यय है। तो अब यहाँ पे दो अव्यय दिए हैं, एक ये और एक हमारा ये अव्यय दिया है। अब अव्यय क्या है, नित्य मतलब रोज, यानी कि क्या है, ये समय से रिलेटेड है। रोज मतलब आज, कल, परसों, समय से रिलेटेड है। तो वो क्या होगा, हमारा कालवाचक। हमने यहां देख लिया, ये कालवाचक, स्थानवाचक तो है ही नहीं, जगह का नाम तो है ही नहीं। नित्य कोई जगह का नाम थोड़ी ना है, नित्य कोई पार्क का नाम थोड़ी ना है। तो सीधे सीधे हमने समझ लिया कि नंबर 3 वाला गलत है, नंबर 4 वाला हमारा एकदम सही है। क्यों, क्योंकि ये काल को बता रहा है, यानी समय को बता रहा है। तो इस तरीके से हमने ये देखा। फिर हमारा आता है नंबर 3। नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, नंबर 3 हमारा बोलता है कमल में तालाब खिलते हैं। तो खिलते हैं हमारा आपका अंडरलाइन वर्ड है। अब क्या कह रहा है ये, सबसे पहले देखना है कि ये क्या है। ये हमने सबसे पहले देख लिया कि क्रिया है, ये तो हमको समझ में आ गया, खिल रहे हैं तो क्रिया है। अब सबसे पहले क्या है, सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है। हमने आपको सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बताया था कि हम क्रिया के साथ प्रश्न कर लेते हैं। हम अगर प्रश्न दे कि क्या खिलते हैं, तो आपको उत्तर मिलता है कमल खिलते हैं, यानी कि हमें उत्तर मिल रहा है, तो सकर्मक है। और अगर हमें उत्तर नहीं मिलता तो वो क्या हो जाता है, हमारा अकर्मक। तो यहां हमें क्या मिला, उत्तर कमल खिलते हैं, यानी कि ये सकर्मक है, हम समझ गए। तो सकर्मक क्रिया यानी तालाब में कमल खिलते हैं, तो ये हमें समझ में आ गया हमारा कि ये हमारा सकर्मक क्रिया है। तो हमने देख लिया हमारे 2 सकर्मक क्रिया है। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है कि कौन सा वचन है, एक वचन कि बहुवचन। तो हमने देखा बहुवचन है, सीधे सीधे हमने देख लिया कि ये हमारा सही है। ठीक, एकदम इजी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्रिया देखा, फिर कौन सी क्रिया है हमने तुरंत देख लिया, एक वचन की बहुवचन, और उसी के हिसाब से हम इसको बदलते चले गए। अब उसके बाद में हमारा आता है नंबर 4। नंबर 4 हमारा क्या आ रहा है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो इसके अंडरलाइन वर्ड हमारा है रंग बिरंगे। तो रंग बिरंगे क्या है, ये फूल की विशेषता बता रही है, और फूल क्या है, संज्ञा, यानी रंग बिरंगे क्या हो गया, हमारा विशेषण। हमको ये समझ में आ गया कि रंग बिरंगे विशेषण है। अब क्या विशेषण है, ये फूल की विशेषता, अच्छाई बता रहा है, यानी गुण बता रहा है। तो गुणवाचक विशेषण है। तो अब गुणवाचक विशेषण तो हमारे 3 है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3। अब चलो ये तो हो गया। अब क्या है, फूल, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। एक फूल की बात नहीं हो रही है, यहां क्या बात हो रही है, बहुत सारे फूलों की बात हो रही है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या खारिज करते हैं, ये दोनों खारिज करते हैं, एक वचन नहीं होगा, ये सीधे क्या होगा, बहुवचन। तो हमने सीधे निकाल लिया कि ये हमारा एकदम सही है कि ये गुणवाचक विशेषण है और बहुवचन है, क्योंकि वहां बहुत सारे फूलों की हमारी बात हो रही है।
पुल्लिंग है, फूल विशेष का विशेषण है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पर आपको। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद नंबर 5 हमारा आता है, धनाचार्य ने आपको बुलाया है। इसमें अंडरलाइन वर्ड है आपका आपको। ठीक है, अब आपको हमारा क्या समझ, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग वो सॉरी सर्वनाम है, हमको ये चीज समझ में आ गया, सर्वनाम है। सर्वनाम तो हमको क्लियर हो गया, लेकिन कौन सा सर्वनाम है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने आपको क्या बताया था कि यहां पर 3, सबसे पहले हमें ये तो दिख गया किसी पुरुषवाचक सर्वनाम है, हमें ये चीजें सब साफ साफ दिख गई। अब इसमें क्या है, 3 चीजें, एक जो बात को कहता है वो उत्तम पुरुष, जिससे कह रहा है वो आपका हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो यहां मैंने बोला आपको, धनाचार्य ने आपको बुलाया है। ठीक है, आपको यानी वो तो मध्यम पुरुष है। तो अब हम सबसे पहले क्या देख लेंगे कि वो मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में हमारा एक ये है और एक ये है। ठीक, अब उसके बाद में आता है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये हमें डिफाइन नहीं है, ये इसमें नहीं दिया है। तो हम इस पे चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, मगर इसमें सिर्फ स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग तो है नहीं, तो हमारा ये कट गया और सीधे सीधे ये सही हो गया। हम स्टेप पहले सेकंड स्टेप में ही हमने इसको सॉल्व कर लिया। कैसे, क्योंकि हमने तुरंत देख लिया कि ये हमारा जो है स्त्री और पुरुष कुछ भी डिफाइन नहीं किया, दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने अपने व्याकरण को सॉल्व कर लिया। अब नंबर 6 हमारा आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्तता है। भय में कौन सा, जो भय की अधिकता होती है उसमें कौन सा रस होता है। सीधी सी बात है, भयानक रस होता है, हमको डर लगता है। हमने बताया था ना भयानक, तो उस रस वो कहां पर है, भय लग रहा है, उसका स्थायी भाव हमारा क्या है, भय। तो सीधे सीधे हमारा क्या होगा, भयानक रस में भय की अधिकता होती है। ठीक, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। हम सबको पता है शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक है, करुण रस, शोक, हास्य रस का हमारा स्थायी भाव क्या होता है, हास, और श्रृंगार रस का क्या होता है, रति। शांत रस का हमारा क्या होता है, निर्वेद। उसके बाद नंबर 3 हमारा आता है, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस बताइए। आपको सिंपल बात इसमें दिखाई दे रहा है कि कोई लड़ाई करने की बोल रहा है कि मुझे बिल्कुल भी आराम मत दो, मुझे लड़ते रहने दो, यानी यहाँ पर वीर रस निष्पादित हो रहा है, यानी यहाँ पर लड़ना यानी कि वीरता की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, आपका वीर रस हो रहा है। फिर इसके बाद हमारा नंबर 4 आता है, किस रस को रसराज कहा जाता है। हम सभी को पता है श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। ठीक है, हमारे भंडित जी ने बोला था, क्या आचार्य भोज जी ने कहा, आपने उसमें लिखा था काव्य में कि श्रृंगार रस रसों का राजा या रसराज होता है। उसके बाद हमारा नंबर 5 आता है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। विभत्स रस जहां पे हमको देख के घिनौनी चीजें प्रतीत होती थी ना, गंदी खराब चीजें, तो उसका स्थायी भाव हमारा क्या है, जुगुप्सा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है, आपका विभत्स रस का गुस्सा होता है, हास्य रस का हास होता है। तो इसका सही हमारा आंसर क्या है, जुगुप्सा। अब इसके बाद में हमारा आता है गद्यांश, पठित गद्यांश, यानी जो हमने पढ़े हुए हैं। हमारा ये आया बाल गोविंद भगत पाठ का एक पद दिया गया है और उसी से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है आपको, खक में बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है। लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में भी थे लेकिन तब भी साधु जैसा रह रहे थे। क्यों बोला था उन्होंने, वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे। वे साधु के समान दिखते थे, ये तो बिल्कुल नहीं था, साधु के समान तो नहीं दिखते थे। वे मोहमाया से दूर थे, ऐसा भी नहीं था, वो गृहस्थ जीवन जी रहे थे, पुत्र था, पुत्रवधू थी, तो
वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, ऐसा भी नहीं, ऐसा उसमें कहीं नहीं दिया। वे क्या था, वे साधुओं जैसा उत्तम विचार रखते थे। यहाँ पर नंबर 3 हमारा एकदम सही होगा। उसके बाद में हमारा आता है बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय बना। क्यों आश्चर्यचकित हुए थे लोग? जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करते थे, गीत गाते रहते थे, किसी से झगड़ा ना करना, अपना काम स्वयं करना। ये तो नॉर्मल लोगों में होता है, लेकिन वो क्या करते, सिद्धांत और आप बिल्कुल अच्छे से गहराई से अपने जीवन में लेके आते थे। इतनी मेहनत से खेती करते थे, लेकिन सारा अनाज जाकर कबीरपंथी मठ में दे आते थे। फिर उसमें से जो मिलता था, यानी कि हर चीज को बहुत सख्ती से पालन करते थे। तो यहाँ हमारा पहला वाला एकदम सही होगा। वो जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से आचरण में पालन, यानी अपने हैबिट्स में उन चीजों को ला चुके थे। अब उसके बाद में आता है हमारा बाल गोविंद भगत कबीर के वे शो पर चलते थे, क्योंकि आदर्शों पर चलते थे। क्यों? कबीर भगवान का रूप थे, ऐसा तो नहीं था। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, ये तो सही था। कबीर उनके गांव के मुखिया थे। मुखिया थे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। कबीर उनके मित्र थे, ऐसा भी नहीं था। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया, उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि वो किसी धर्म में नहीं मानते थे, मनुष्यता में मानते थे। अब उसके बाद आता है हमारा नंबर 4। नंबर 4 हमारा क्या कहता है, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट करते थे? हमने बताया था कबीरपंथी मठ में दे देते थे। कबीर का जो मठ था उसमें देते थे, गरीबों को नहीं देते थे, मंदिरों में नहीं देते थे, कबीरपंथी मठ में दे देते। तो ये हमारा आंसर एकदम सही है, नंबर 4। इसके बाद में हमारा नंबर 5 आता है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। ठीक है, यहां साहब से क्या आश्रय है? यहां साहब से आश्रय है कबीर से। वो जितना सब कुछ करते थे वो कबीर के लिए करते थे, कबीर को ही वो सबसे ज्यादा मानते थे। इस तरीके से हमारा पठित गद्यांश खत्म हुआ। अब इसके बाद में आता है नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुन के लिखिए। आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं। ये नंबर 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। पहला क्या है, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? हालदार साहब थे? बिल्कुल नहीं। पान वाला था? नहीं। चश्मे बेचने वाला हमारा कैप्टन था। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम किस प्रसंग से प्रकट होता है? कौन सा प्रसंग था जिससे वो बहुत ज्यादा हिंदी पतंग? पहला क्या था, उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, भारत आकर पढ़ना था, परिमल के सदस्यों से गहरा लगाव था, भारतीय संस्कृति के अभिनव। हमें क्या होता है कि उन्होंने एक अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजी की से हिंदी शब्दकोश तैयार किया, डिक्शनरी रेडी की थी। तो यहाँ पर हमारा नंबर 1 वाला जो है एकदम सही आंसर है। अब इसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तरार्थ सबसे उचित विकल्प लिखिए। यहाँ पर सूरदास के पद्यांश दिया गया है, जहाँ पर गोपियां अपने आप को हारिल पक्षी की तरह बताती हैं कि श्री कृष्ण को मान लिया है। तो वो पूरा आपका दिया हुआ था, उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की? पहला, हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है। गोपियों ने हारिल पक्षी पसंद है। श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण, श्री कृष्ण के प्रति अपने नजरिए के कारण? नहीं, यहाँ पर इसका आंसर है नंबर 3। क्यों बताया? जिस प्रकार हारिल पक्षी सिर्फ एक लकड़ी को पकड़कर अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को मानती है। यानी गोपियों के लिए श्री कृष्ण यानी एक निष्ठ प्रेम है, यानी एक ही उनका प्रेम है। तो इसका सही आंसर है नंबर 3। फिर उसके बाद आता है, नंद नंदन विशेषण किसका प्रयुक्त हुआ है? मतलब यहाँ पर क्या प्रयुक्त करता है? नंद नंदन किसका विशेषण है? सबसे पहले क्या है, श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, नंद के लिए। यहाँ नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए है। नंद मतलब उनके पिताजी
और नंदन मतलब हमारे श्री कृष्ण जी। तो पहला वाला इसका सही है, यानी हमने नंद नंदन किसके लिए इस्तेमाल किया है, श्री कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद में हमारा आता है पया किस व्याधि कह रही हैं, मतलब किसके लिए कह रही हैं, उद्धव की बातों के लिए कह रही हैं, उद्धव के योग ज्ञान को कह रही हैं, श्री कृष्ण के विरह को कह रही हैं, श्री कृष्ण के प्रेम को कह रही हैं। यहाँ पर उन्होंने उद्धव के योग ज्ञान से, यानी उद्धव जो योग ज्ञान लेके आए थे उसके लिए उन्होंने यहाँ पर बोला है। फिर उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, गोपियों को योग साधना कैसी लगती है। ठीक है, ऐसे हमने बताया था उनको योग साधना कड़वी ककड़ी की समान लगती है। हमने क्या बताया, हारिल की लकड़ी की तरह लगती है, हारिल पक्षी के समान लगती है, जिसे कभी ना देखा गया हो वो लगती है, या कड़वी ककड़ी के समान लगती है। उसमें था ना, जैसे कड़वी ककड़ी तैसी लागे ये योग साधना। तो यहाँ पर कड़वी ककड़ी के समान गोपियों को योग साधना लगती है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर 4 होगा। फिर उसके बाद में हमारा आता है गोपियां योग का संदेश किनके उपयुक्त समझती, किनके लिए उपयुक्त समझती हैं, उनके लिए उपयुक्त समझती हैं जिनका मन चंचल हो, यानी स्थिर नहीं हो। जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर है श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर जिनका मन स्थिर नहीं है, यानी जिनका मन चंचल है। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या दिया, विकल्प दिए हैं यहाँ पर 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके पास, वही टिक मार्क वाला है, यानी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो 1 नंबर का आपके पास में है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। पहला है, क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया था। वो बहुत क्रोधित थे लेकिन तब भी परशुराम का वध क्यों नहीं कर रहे थे। लक्ष्मण ने शिव धनुष भंग नहीं किया था इसलिए नहीं कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था। लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर सभा में सब उपस्थित थे, वे ब्राह्मण थे, ऐसा तो नहीं। तो इसमें सब तो ऐसा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें सही क्या है, उसको कम आयु का बालक जानकर, क्योंकि वो बहुत कम उम्र के थे इसलिए उसका वध नहीं कर रहे थे। फिर नंबर 2 हमारा आता है, कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया है। माँ ने बताया था ना, वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन का बंधन है। आप बताते, समाज को, अशिक्षा को, अत्याचारों को, यहाँ पर क्या होगा, वस्त्र और आभूषणों को स्त्री का बंधन बताया था। तो इस तरीके से हमारे ये 2 नंबर के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है आपका खंड बा। खंड बा में हमारे क्या आते हैं, आपका जो प्रश्न जिनको आपको एक्सप्लेन, यानी कितनी कितनी वर्ड लिमिट्स में लिखना है। देखिए इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 50 शब्दों में देने हैं। तो ये आपका यहाँ पे कितने दिया है, 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, यानी आपके टोटल 8 मार्क्स के। इसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं है, चारों क्वेश्चंस करने हैं। वर्ड लिमिट आपकी 25 to 30 रहेगी। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा एक्सेस लिखने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके वैसे आंसर आपको देने हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में दीजिए। ये हमारा काव्य खंड से क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन आपको इसमें तीनों प्रश्न करने हैं और तीनों हमारे कितने 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपके काव्य से रिलेटेड जितने दिए हैं वो आपको उसमें करने। इसकी वर्ड लिमिट आपकी 60 to 70 वर्ड्स की दी गई है। इनमें एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ड लिमिट इसकी बढ़ा कर दी जा रही है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के। अब इसमें आपको पास ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हैं और इनमें से आपको 2 करने हैं। ये हमारी कृतिका बुक में से दिए गए हैं। ये हमारे 3 मार्क्स ईच क्वेश्चंस रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का रहता है। इसकी वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स की रहती है। क्लियर, तो आपको इसमें भी एक्सप्लेनेशन अच्छी देनी। कृतिका बुक से आएंगे, ध्यान रखिए, जो हमारे 3 चैप्टर इस बार सिलेबस में आ रहे हैं। इसके बाद हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा शुरू होता है, ये हमारा क्या है, एस्से है।
ये हमारे पास 3 दिए गए हैं परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, कोरोना वायरस और जंक फूड, ये 3 दिए हैं। तीनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। याद रखिए जिसके बारे में आप अच्छे से नॉलेज रखते हैं आप उसी को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, आप इसमें जो संकेत बिंदु दिए हैं सिर्फ आपको उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपको 3 संकेत बिंदु दिए हैं तो आप इसको 3 पैराग्राफ में ये लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, परीक्षा के नाम से क्यों भय लगता है, हमें क्यों भय लग रहा है। दूसरे पैराग्राफ में पर्याप्त तैयारी, हमने तैयारी कर ली है, ये बाकी है, उस सब के बारे में लिखना है। तीसरा, प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ, जब आपके सामने एग्जाम पेपर आया तो आपका भय उस समय दूर हो गया, अरे मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया। तो ये आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है। इसकी वर्ड लिमिट 80 to 100 वर्ड्स रहेगी, मार्क्स आपका 6 का रहेगा। ठीक, तो अब हमारे इसके बाद में हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 15। एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने के अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। संपादक है, ये देखिए आपका औपचारिक पत्र दिया है, इसकी वर्ड लिमिट 80 to 100 वर्ड है। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए अनौपचारिक पत्र दिया है। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र 80 से 100 शब्द में लिखकर प्रातःकाल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये भाई को पत्र है, तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन बनाना है आपको 25 से 50 शब्दों का। ठीक है, उसके बाद इसमें आप ध्यान रखिएगा, हमने आपको विज्ञापन बताया था ब्लॉक में बनाएंगे, ब्लॉक में लिमिटेड वर्ड्स रखेंगे, ज्यादा आपको नहीं लिखना है उसके अंदर। पिक्चर्स बनाइए, शो करिए, लिमिटेड वर्ड लिमिट्स का बहुत हर जगह ध्यान रखिए, 25 to 50 वर्ड्स में है। फिर दूसरा आपका दिया है मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए 25 से। तो इसमें आपके पास विकल्प रहेगा, जितने भी आपके वर्णात्मक प्रश्न आएंगे उनमें ध्यान रखिए आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है संदेश वाचन, हमने बताया पढ़ाया था उसमें। ये आपका आता है 5 मार्क्स का। छोटी बहन के जन्मदिन पर उसे एक बधाई संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखना है। यहाँ लिमिट आपकी बढ़ा दी जाती है, हमने आपको बताया था, दिनांक समय सब लिखते हुए आपको उसमें एक मैटर रेडी करना है। उसके बाद नीचे आपको आप जो लिख रहा है वो अपना नाम देगा, चाहे तो आप उसमें कुछ पिक्चर या कुछ दोहा टाइप का आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से उसको बनाएंगे। दूसरा हमारा इसमें क्यों आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश 30 से 40 शब्द में लिखिए। आपको लिखना है कि वो उन्होंने आपको कितनी अच्छी शिक्षा प्रदान करी, उससे रिलेटेड उनका धन्यवाद प्रकट करते हुए और शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए उनको एक संदेश देना है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको आपका ये पूरा जो सैंपल पेपर था एक्सप्लेन किया। नंबर्स का ध्यान रखिए, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखिए। इस बार आपके पास एमसीक्यूज टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया है। आई होप इससे आपको आपके एग्जाम का पेपर सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी और आगे भी हम ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे जो आपको आपके एग्जाम में सहायता प्रदान करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।